भारत में करोड़ों लोग हर महीने मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और जो पैसे बचते हैं उन्हें बड़े प्यार से बैंक के हवाले कर देते हैं। क्यों? अरे भैया क्योंकि बैंक सेफ होता है यार, बैंक रिलायबल होता है। यही तो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो सेफ जगह असल में आपके पैसों का बहुत बड़ा दुश्मन है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जितने साल आप पैसे बैंक में रखते आए हो, जितने साल से, उतने साल आप चुपचाप धीरे धीरे बिना कोई शोर किए गरीब होते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, बैंक को पता था कि वो आपके साथ ये कर रहा है, उसको हमेशा से पता था, लेकिन आपको नहीं पता था। तो आज इस सेशन में मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा जो समझना आपके लिए जरूरी है। वो मैथ दिखाऊंगा जो बैंक आपको कभी नहीं दिखाता, और इसके बाद वो रास्ता भी बताऊंगा जिससे आप इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, पूरी ताकत, पूरा फोकस लगा करके। तो चलो इसको शुरू करते हैं राहुल की कहानी से। राहुल एक जिम्मेदार इंसान है जो मेरे बगल में ही बैठा है यहाँ पे इस वक्त। पिछले 6 महीनों में उसने अपनी सैलरी से 5 लाख रुपए बचाए हैं। बचा लियो ना? नहीं बचाए हैं, लेकिन चलो मान लिया हमने बचा लिए होंगे। और ये कोई वैसे छोटी बात नहीं है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है भैया इसके लिए। तो राहुल ने अपने खर्चे कम किए, ईयरली बोनस से जो बाइक खरीदनी थी उसको पोस्टपोन किया, बाहर खाना कम किया और 6 महीने बाद अपनी पूरी सेविंग्स अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल दिया। अब उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हो चुके थे और वो बड़ा खुश था। हर हफ्ते वो अपना बैंक का ऐप खोलता था, बैलेंस चेक करता था, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखता था और सोचता था देखो मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, और अच्छा लगता था उसको देख के। लेकिन राहुल जो नहीं जानता था वो ये है कि उसके पैसे बढ़ नहीं रहे थे, असल में वो पैसे घट रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ठीक आपकी तरह इस बारे में बिल्कुल इन चीज़ों से अनजान था। देखो, किसी भी बड़े बैंक की बात करें तो सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इंटरेस्ट इस वक्त कितना है पता है आपको? देश का सबसे बड़ा बैंक जो है SBI, इसमें सिर्फ 2.5% पर एनम के आसपास का इंटरेस्ट आपको मिलता है। सिर्फ 2.5% पर एनम साल का। राहुल के 5 लाख पर 2.5% का मतलब है साल में टोटल 12,500 रुपए का इंटरेस्ट। महीने का हिसाब लगाएं तो 1,041 रुपए, मतलब करीब 1,000 रुपए हर महीने उसको 5 लाख रुपए पर कमाई हो रही है, ये समझ लो। अब राहुल क्या करता है? राहुल इसको देख करके सोचता है कि भैया ठीक है भैया, कुछ तो मिल ही रहा है। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। असली खेल किसका? बैंक का, आपके पैसे के साथ। जिस मोमेंट राहुल ने वो 5 लाख बैंक में डाले, उसी मोमेंट बैंक ने उन पैसों को काम पे लगा दिया। राहुल के लिए नहीं काम पे लगाया है, बैंक ने अपने खुद के लिए काम पे लगाया है। कैसे? समझाता हूं। देखिए, बैंक कोई चैरिटी तो है नहीं, कोई दान पुण्य बैंक करता नहीं है। बैंक एक बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस का मॉडल बहुत सिंपल है। आपसे पैसे लो, सस्ते में लो, और फिर किसी और को उधार दे दो महंगे में, और बीच का जो फर्क है उसको अपनी पॉकेट में रख लो। और यही बैंक की कमाई भी है। इसको बैंकिंग की भाषा में कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और भारतीय बैंक का एवरेज NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस वक्त करीब 3 से 4% के बीच है। अब देखिए कि राहुल का बैंक उसके 5 लाख से क्या क्या कर रहा है, वो आपको जरा तोड़ तोड़ के अलग अलग समझाता हूं। पहला काम है होम लोन। अब जैसे SBI का एग्जांपल हमने लिया तो SBI की ही बात आगे कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं। हालांकि सारे बैंक का बिजनेस मॉडल यही होता है। SBI इस वक्त होम लोन दे रहा है करीब 8.5 से 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर। तो राहुल के 5 लाख का एक बड़ा हिस्सा वो SBI किसी और को होम लोन की फॉर्म में दे चुका है और 9% उससे ले रहा है। दूसरा काम पर्सनल लोन। किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत थी, उसने पर्सनल लोन लिया, तो उसको बैंक ने किस रेट पर पैसा दिया? 11 से 24% के बीच में। और वो कौन सा पैसा था? आपके ही पैसे का कुछ हिस्सा दूसरों को दिया गया। तीसरा काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड। भारत में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट कितना है पता है ना आपको? 30 से 45% सालाना। मतलब अगर किसी ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा और आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया तो वो साल के 36 से 40%, 45% इंटरेस्ट चुका रहा है बैंक को। और वो पैसा जो क्रेडिट में दिया जा रहा है उस आदमी को, वो बैंक के पास कहां से आ रहा है? उन्हीं डिपॉजिट से जो हमने और आपने बैंक में रखे होंगे। जैसे राहुल के 5 लाख, तो समझे भैया आप, बैंक में जमा किया हुआ राहुल का 5 लाख कैसे कैसे बैंक इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। बदले में बैंक राहुल को क्या दे रहा है? सिर्फ 2.5%। लेकिन उन्हीं पैसों से खुद कितना कमा रहा है? 10 से 40% तक। 5 लाख पर राहुल को कितना मिला? 12,500 रुपए साल का। उन्हीं 5 लाख पर बैंक ने कमाया कम से कम 40,000 से 50,000 के बीच। तो राहुल ने 12,500 देखा और खुश हो गया, लेकिन बैंक ने बाकी का 35 से 40,000 चुपचाप अपने पास रख लिया।
किसके पैसे से? उसी राहुल के पैसे से, बिना राहुल के बताए कि राहुल भैया आपके पैसे को हम अपने काम पे लगा रहे हैं, अपने हम कमाई कर रहे हैं। राहुल को बताया भी नहीं, लेकिन बैंक का यही सिस्टम है भैया, वो ऐसा ही काम करता है। और राहुल को यह भी नहीं पता था कि वो 12,500 भी रियल टर्म में एक लॉस ही है। वो 12,500 भी कमाई नहीं है राहुल की। नहीं यकीन हो रहा है? समझाता हूं। अप्रैल 2026 में इंडिया का ऑफिशियल सीपीआई इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर 3.48% है। ये गवर्नमेंट का खुद का नंबर है, लेकिन इसमें एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए कि फूड इन्फ्लेशन मतलब खाने पीने की चीजों पर जो महंगाई है वो 4.2% है, और बहुत सारी चीजों पर महंगाई 10% है, बहुत सारी चीजों पर 15% भी है महंगाई। लेकिन सरकार का यह आंकड़ा है कि भैया मिनिमम वाला नंबर आपको बताया जाता है। यानी जो चीजें आप खाते हैं, सब्जी, दाल, दूध, खाना पकाने का तेल, ये सब पिछले साल के मुकाबले 4.2% इस साल ज्यादा महंगे हो चुके हैं। और बहुत सारी चीजों में जैसा मैंने आपको बताया 10 से 15% भी महंगा हो चुका है। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर हर साल कम होती जा रही है। मतलब जो चीज आज आप 100 रुपए में खरीदते हो, वो चीज अगले साल 103, 104, 105 रुपए का खरीदोगे। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं और इन्फ्लेशन को हम 3.48% ही मान लें, तो एक साल बाद वो 5 लाख की परचेजिंग पावर असल में 17,400 रुपए कम हो चुकी होगी। क्या मैंने बोला? आपका 5 लाख रुपए जो बैंक में पड़ा है, अगले साल उसकी परचेजिंग पावर 17,400 रुपए कम हो चुकी होगी। मतलब आपके 5 लाख अब उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे जितने एक साल पहले खरीद सकते थे। अब राहुल की सिचुएशन ज्यादा दिखाता हूं आपको। राहुल को सेविंग अकाउंट से कितना मिला? 12,500। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कितनी घटी? 17,400। तो रियल लॉस कितना हुआ राहुल को? -4,900। मतलब मोटा मोटी 5,000 रुपए राहुल का नुकसान हो गया। क्या करके? बैंक में पैसे रख करके। अगर राहुल ने एक साल तक 5 लाख रुपए बैंक में रख दिए तो अगले साल 5 लाख रुपए राहुल का नुकसान हो गया। तो शुरुआत में मैंने कहा था ना कि बैंक आपके पैसे को हर रोज खा रहा है। खा गया ना, कर दिया ना मैंने साबित कैसे बैंक आपके पैसे को खाता है। अब समझो, राहुल सेविंग नहीं कर रहा है, राहुल पैसे को खो रहा था। और ये तो टैक्स से पहले की बात है भैया। जो राहुल वो 12,500 मैंने गिनाया ना, उस पर लगेंगे टैक्स भी। अगर राहुल टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में है तो उस 12,500 पर इनकम टैक्स भी देगा राहुल। उसके बाद जो रियल लॉस होगा वो शायद हो सकता है और भी बड़ा लॉस हो। यही वजह है कि जो लोग कहते हैं कि पैसे बैंक में रखो भैया, सेफ रहेगा, ये एडवाइस सुनने में जितना समझदारी वाला लगता है, फाइनेंशियली उतना ही ये खतरनाक है। क्यों? मैंने आपको समझाया। अब एक और कहानी सुनाता हूं आपको, वो है आयुष की। आयुष राहुल से थोड़ा फाइनेंशियली ज्यादा समझदार है, बुरा नहीं मानना भैया, ठीक है? तो उसे सेविंग अकाउंट की गलती पता थी आयुष को। उसने सोचा कि सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2.5% मिलता है और सेविंग अकाउंट में पैसे रखना बेवकूफी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एफडी कर देता हूं। तो उसने 5 लाख की एफडी करा ली किसी बैंक में। एक साल के लिए उस पर एफडी पर उसको करीब 7% के हिसाब से ब्याज मिल रहा था। 5 लाख पर 7% का मतलब है 35,000 रुपए साल का। आयुष खुश था भैया, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि राहुल से तो कम से कम 3 गुना ज्यादा ही कमा रहा था आयुष का पैसा जो बैंक में रखा था। लेकिन आयुष ने भी एक बड़ी गलती की। उसने सिर्फ ग्रॉस रिटर्न देखा, मतलब मोटा मोटी पूरा वाला रिटर्न। असल पिक्चर नहीं देखा उसने। पूरी पिक्चर क्या थी जानते हैं? समझिएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट में पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्स। एफडी का इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है, मतलब जो भी आप एफडी से कमाते हो वो टैक्सेबल तो है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता है। यानी कि एफडी से जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो आपकी सालाना कहीं और से जो इनकम आप कमा रहे थे उसमें जुड़ जाता है, मतलब ये आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है। तो अगर आयुष 30% टैक्स ब्रैकेट में है, मान लिया 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो उसके 34,000 में से 10,200 तो इनकम टैक्स लेकर के जाएगा। नेट बचेगा 23,800। तो वैसे तो एफडी करते समय बैंक ने क्या बोला था? 7% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन आयुष को एक्चुअली कितना मिला? सिर्फ 4.76%। क्यों? टैक्स वाला हिसाब माइनस करो तो इतना ही आता है। अब वही हमारी इन्फ्लेशन वर्सेस कमाई वाली कैलकुलेशन फिर से आपको समझाता हूं। टोटल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन क्या बना? सिर्फ 1.28%। मतलब एक पूरे साल में 5 लाख रखने के बाद रियल परचेजिंग पावर में आयुष का सिर्फ 6,400 बढ़ा, है ना भैया? अब दूसरी प्रॉब्लम सुनो एफडी के साथ क्या है। एफडी में समस्या है लॉक इन की। लॉक इन एफडी में जब आप पैसा डालते हो ना,
तो एक टाइम के लिए उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है। अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ गई, एफडी तोड़नी पड़ी, तो बैंक पेनल्टी लगाता है और वो पेनल्टी जनरली 0.5% से लेकर के 1% तक होता है। मतलब रिटर्न इस पेनल्टी की वजह से और कम हो जाएगा अगर बीच में आपने एफडी तोड़ दिया तो। आयुष के एफडी का पैसा बैंक ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा था जैसे राहुल के सेविंग बैंक में रखे पैसों का किया जा रहा था। 7% का रिटर्न का वादा करके बैंक आयुष के पैसे को किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर को दे रहा था, किसी पर्सनल लोन वाले को दे रहा था, और जितना रिटर्न आयुष को प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा का फायदा बैंक खुद के लिए कमा रहा था। यही वजह है कि पूरा गेम समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। सेविंग अकाउंट हो या एफडी, स्ट्रक्चर सेम है भैया। बैंक एक मिडिलमैन है और मिडिलमैन कभी फ्री में काम नहीं करता। तो फिर इसके बाद करें क्या भैया? यह सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अल्टरनेटिव बताऊं, एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको। डिस्क्लेमर ये है कि जो 3 ऑप्शंस मैं बताऊंगा वो आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूं, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। इसे एडवाइस बिल्कुल भी मत समझिएगा, सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। आपका पैसा आप मेहनत से कमाते हो तो वो कहां इन्वेस्ट होना चाहिए इसकी समझ आपको बेहतर होनी चाहिए। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिटेल एनालिसिस को जरूर कीजिए। आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे सलाह जरूर ले लीजिए, ठीक है? अब समझिए बात। देखो, यहां पर मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सेविंग अकाउंट या एफडी को छोड़ दो, बंद कर दो, यूज ही मत करो। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। सेविंग अकाउंट तो भैया रखना ही है। आपकी सैलरी उसी में आती है, यूपीआई से पेमेंट आप वहीं से कट करते हो, ईएमआई जाती है, डेली ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सेविंग अकाउंट तो बहुत जरूरी है, वो तो रखना ही है। बात उस आइडल कैश की हो रही है जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो किसी गोल के लिए रखा है आपने, मतलब जो बस सेफ रखना है, ये वाला जो पैसा है वो सब सेविंग अकाउंट या एफडी में मत खपाओ। मैं कहूंगा उसको काम पर लगाइए ताकि और ज्यादा पैसा कमा के वो आए। कैसे? तो अब मैं आपको 3 ऑप्शन बताता हूं भैया, ध्यान से सुनिए और हर ऑप्शन को प्रॉपर्ली समझाता भी हूं। ऑप्शन 1 है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये ऑप्शन बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन ये है भैया बहुत पावरफुल। तो सबसे पहले आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है ये समझाता हूं। देखो, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां आपका पैसा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स में गवर्नमेंट जो इशू करती है, कमर्शियल पेपर में जो कि बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट यानी कि जो बैंक खुद इशू करते हैं। इन सब की मैच्योरिटी करीबन 91 दिन 3 महीने से कम या उसके आसपास होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं बहुत लो रिस्क वाले होते हैं। अब रिटर्न की बात अगर करें तो इस वक्त अगर देखा जाए तो लिक्विड फंड्स का एवरेज यील्ड यानी कि एवरेज इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो लगभग 6.5 से 7% के आसपास है, जो कि सेविंग अकाउंट के 2.5% से तो भैया 2.5 गुना है। अब आपका सवाल होगा कि सागर सर, बैंक अकाउंट का पैसा तो तुरंत निकाल सकते हैं, इसका क्या ये भी बताओ। तो ये भी आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो अगर आप आज लिक्विड फंड को रिडीम कर रहे हो, रिडीम बटन दबा रहे हो, तो अगले बिजनेस डे यानी कि T+1 पर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी कि अगर सैटरडे संडे है तो आप अपने बैंक में पैसा नहीं ले पाएंगे, बिजनेस डे में ही आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक ऐसा इमरजेंसी फंड चाहिए जो बटन दबाया और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो फिर तो एफडी का दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपको बता देता हूं। खैर, अब बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। यहां एफडी की तरह लॉक इन नहीं होता, इमरजेंसी में पेनल्टी नहीं है। टैक्स कैसे लगता है ये समझिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फंड पर STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपने 3 साल से पहले रिडीम किया तो ये लगेगा। STCG आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ये एफडी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, देखने में लगता है लेकिन फर्क है। एफडी में हर साल इंटरेस्ट इनकम होता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके इनकम में जुड़ता चला जाता है। लिक्विड फंड में टैक्स तब लगता है जब आप एक्चुअली लिक्विड फंड को बेचते हो। तो अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हो तो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने लग जाता है, जो जनरली STCG से तो कम ही होता है। अब इन्वेस्ट कहां कैसे किया जाए? सर, आप किसी भी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर स्टॉक मार्केट ब्रोकर से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब कुछ फंड भी आपको बता देता हूं, यह भी रिकमेंडेशन नहीं है, सलाह नहीं है। AUM के बेस पे टॉप 5 के लिक्विड म्यूचुअल फंड का नाम आपको बता रहा हूं। इनमें से आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कोई भी चुनना चाहो चुन सकते हो। सबसे पहला है SBI लिक्विड फंड, दूसरा है SDFC लिक्विड फंड, तीसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, चौथा है ICICI प्रो लिक्विड फंड, पांचवा है एक्सिस लिक्विड फंड। दूसरा ऑप्शन सुनिए, ये तो मैंने लिक्विड फंड का ऑप्शन बताया, दूसरा वाला ऑप्शन सुनो। दूसरा ऑप्शन है RBI रिटेल डायरेक्ट। ये देखो प्लेटफॉर्म, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का खुद का इनिशिएटिव है। RBI रिटेल डायरेक्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आम नागरिक डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको जाना होता है retaildirect.rbi.org.in पर, इनकी वेबसाइट पर। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता है, कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली सरकार को पैसे दे रहे हो, ये समझ लो, और गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे रही है उसके बदले। इससे ज्यादा सेफ ऑप्शन ये समझ लो क्या होगा भैया, सरकार को आप डायरेक्टली हाथ में पैसे दे रहे हो, तो सॉवरेन गारंटी यानी कि देश के सरकार की गारंटी आपको मिलती है इस पर। और इस पर रिटर्न्स कैसे और कितना होता है ये भी समझा देता हूं। 91 डे ट्रेजरी बिल का यील्ड यानी कि रिटर्न इस वक्त लगभग 5.5 से 6% के आसपास चल रहा है। ये सेविंग अकाउंट के 2.5 गुना से ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है। और हाँ, थोड़ा कम फ्लेक्सिबल ये जरूर है, ये बात जान लीजिए। मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है इसमें, लेकिन जिस पैसे को आप 3 से 6 महीने के लिए रखना चाहते हो, मतलब आपको पता है कि आप उससे पहले नहीं तोड़ोगे, ऐसी गारंटी आप चाहते हो कि 3 से 6 महीने के लिए आप रख ही दोगे तो आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए, तो उन लोगों के लिए परफेक्ट है। ऑप्शन 3 सुन लो, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा टाइम होराइजन है, लंबा समय है आपके पास, मतलब 1 से 3 साल तक का समय है जिसमें आपको लगता है कि पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये फंड्स थोड़े लंबे मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, और इस पर रिटर्न तकरीबन 7 से 8% के करीब चलता है। टैक्स के मामले में भी ये एफडी से बेहतर है, क्योंकि डेट फंड पर जो रिटर्न आते हैं वो कैपिटल गेन्स की फॉर्म में होता है, और उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है और टैक्स के किन स्लैब्स में, किन रूल्स में आप फॉल कर रहे हो। ओवरऑल जो पैसा आपने 1 से 3 साल के किसी गोल के लिए रखा था, जैसे कि घर का डाउन पेमेंट हो सकता है या कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। अब मैंने आपको यहां पर ऑप्शन दे दिए, बता दिए तीनों ऑप्शन, आप क्या क्या कर सकते हो सब समझा दिया। लेकिन हो सकता है कि अभी भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो एक काम कर सकते हो, एक ही सिनेरियो लेते हैं, उसमें आपको रिपीट समराइज कर देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 साल का ड्यूरेशन और 30% इनकम टैक्स का ब्रैकेट। हमने क्या मान लिया, आप 30% के इनकम टैक्स में आते हो। और अब कंपेयर कर लेते हैं सारे ऑप्शन को। पहला सिनेरियो है राहुल वाला। क्या कर रहा था राहुल? सेविंग अकाउंट पर 2.5% ग्रॉस रिटर्न ले रहा था, मिल रहा था उसको 12,500 रुपए। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रियल लॉस जो उसका हुआ था 4,900 का हुआ था, मतलब पैसे बचाने के बाद भी राहुल का रियल में लॉस हो रहा था। दूसरा सिनेरियो आयुष का लिया हमने, एफडी कर रहा था वो, तो 6.8% ग्रॉस रिटर्न उसको मिल रहा था, 34,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था, 30% टैक्स के बाद 23,800 हाथ में आ रहा था। इन्फ्लेशन घटाने के बाद रियल गेन उसको हुआ 6,400 का। पूरे साल की मेहनत पर कितना कमाया? 6,400। तीसरा सिनेरियो हमने लिया लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। मान लीजिए इसको 7% का रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो 35,000 ग्रॉस हुआ, एसटीसीजी टैक्स लगा 20% यानी कि 7,000 रुपए हो गया, नेट बचे 28,000 रुपए। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन घटाने के बाद जो रियल गेन हाथ में आया वो 10,600 हुआ। चौथा सिनेरियो हम ले लेते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड। सेम 7% का रिटर्न यहां भी मान लो, तो 35,000 का ग्रॉस हुआ, एलटीसीजी टैक्स सिर्फ 12% बना यानी कि 4,375 रुपया हो गया, नेट बचे हाथ में 30,665। इन्फ्लेशन घटाने के बाद रियल गेन 13,225 रुपए हुआ। सेम 5 लाख, सेम 1 साल, सेम मार्केट कंडीशंस, लेकिन सेविंग अकाउंट में रियल लॉस हुआ 4,900 का, लिक्विड म्यूचुअल फंड और डेट फंड में रियल गेन हुआ 13,225 रुपए का। तो देखा आपने भैया, फर्क है 18,000 से ज्यादा का, और वो भी सिर्फ एक बेहतर और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन की वजह से। और ये फर्क देखो कोई जादू नहीं है, ये बस मिडिलमैन यानी कि आपके बैंक को बीच से हटाने का नतीजा है। देखो राहुल जिम्मेदार था, उसने मेहनत की, पैसे बचाए, वो सब कुछ किया जो उसको सिखाया गया था। लेकिन आयुष उससे थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्म्ड था, उसने सेविंग अकाउंट वाली गलती नहीं की, एफडी जैसा बेहतर ऑप्शन चूज किया। लेकिन दोनों ने एक सवाल नहीं पूछा, वो सवाल था मेरे पैसों से बैंक क्या क्या कर रहा है, कैसे उसको काम पे लगा रहा है, क्या मैं वही काम खुद के लिए कर सकता हूं जो बैंक मेरे पैसे से खुद के लिए कर रहा था। अगर ये सवाल वो खुद पूछ लेते हैं, थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, तो शायद उनके खुद के पैसे उनके लिए काम कर रहे होते, ना कि बैंक के लिए। देखिए फिर से कह रहा हूं, बैंक आपका दुश्मन नहीं है, बैंक एक बिजनेस है, एक बहुत स्मार्ट बिजनेस है, और किसी भी स्मार्ट बिजनेस के साथ डील करते वक्त एक रूल होता है, बिजनेस मॉडल को समझना। और इस सेशन में मैंने आपको बैंक का बिजनेस मॉडल समझाया है। अब एक्शन आपको लेना है, पैसे को काम पर लगाइए, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाइए। और इस सेशन से आज अगर कुछ नया सीखा, कुछ आंखें खुली, तो एक बात कहूंगा कि ये वीडियो अपने तक मत रोकना,
उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिनके बारे में आप ये सोचते हो कि वो भी अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखे रहते हैं भैया। तो अपने पैसे को काम पे लगाना सीखिए ताकि आपका पैसा आपकी तरफ मेहनत करे और पैसा कमा के लाए भैया। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इतना डिटेल आज से पहले किसी ने बताया था या नहीं बताया था, ये भी बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, क्या आप भी अपनी पूरी कमाई बैंक में रख देते हैं? तो एक बार इस बात पर जरूर सोचिए। बैंक में पैसा रखना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन क्या आपकी मेहनत की कमाई उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए? क्योंकि अक्सर बैंक से मिलने वाला ब्याज सीमित होता है, और अगर महंगाई को ध्यान में रखें तो कई बार आपकी असली ग्रोथ कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि बैंक गलत है। बैंक हमारी सेविंग और जरूरतों के लिए जरूरी है, लेकिन समझदारी इसी में है कि अपनी कमाई को सही प्लानिंग और अलग अलग जगह लगाएं। जैसे कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखें, कुछ पैसा अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए निवेश करें, और पैसे को ऐसे काम पर लगाएं जहां वह समय के साथ बढ़ सके। सागर सिन्हा सर हमेशा कहते हैं कि पैसा कमाना काफी नहीं, पैसे को मैनेज करना और उसे बढ़ाना सीखिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई अगर सही जगह काम करेगी तभी आपका भविष्य मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।